तो बच्चों हम लोग जो है अंकुर फेज फर्स्ट का जो है PT7 डिस्कस कर रहे हैं आज बायोलॉजी सेकंड पार्ट का सेक्शन ए। चलिए कह रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको विथ रिगार्ड टू सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट्स के लिए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो कह रहा है पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू फॉर्म मेडुसा। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनमें पॉलिप और मेडुसा दो फेजेस पाई जाती है, दो फॉर्म पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कह देते हैं क्या कि ये जो है वो डाईमॉर्फिज्म शो करते हैं। डाईमॉर्फिज्म यानी कि ये दो रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से एक जो बॉडी फॉर्म है इनका वो सिलेंड्रिकल है। जो सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होता है वो सेसाइल होता है, और इसमें जो ओपनिंग होती है वो पर साइड में होती है, और ये सेसाइल होते हैं। कौन? पॉलिप। पॉलिप के जो है वो दो एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हाइड्रा और दूसरा दिया है एडेंसिया। जबकि नेक्स्ट जो बॉडी फॉर्म है वो मेडुसा है, जो कि अम्ब्रेला शेप होते हैं, है ना। कौन सी फॉर्म है? मेडुसा। ये जो है वो अम्ब्रेला शेप होते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने यहाँ वो दिया हुआ है ऑरेलिया या जेलीफिश, ठीक है ना। तो ये जब अल्टरनेशन करते हैं यानी कि पॉलिप जो है वो मेडुसा में चेंज होता है, क्या मेडुसा जो है वो पॉलिप फॉर्म में चेंज, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब पॉलीफॉर्म से प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब मेडुसा से प्रोड्यूस करते हैं पॉली, ठीक है ना। और इसको याद रखने के लिए क्या बताया आपको कि ये सपोज करिए कि जो सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो अम्ब्रेला आप सबने देखा है जब वो क्लोज होता है तो किस फॉर्म में होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और जब उसे हम लोग ओपन कर देते हैं तो वो अम्ब्रेला शेप में आता है, इस शेप में आ जाता है, ठीक है। तो जब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में पहले कौन आता है रिप्रोडक्शन, या पहले कौन डेवलप हुआ? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पहले डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ, तो और अम्ब्रेला इस फॉर्म में पहले रहता है, तो पहले इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करते हैं, देन उसके बाद उधर से इस फॉर्म में चेंज करते हैं। सेक्सुअली ये हुआ और सेक्सुअली ये हुआ, इसी का स्टेटमेंट दे रखा है। कह रहा पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू फॉर्म मेडुसा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअल टू फॉर्म पॉलिप, ये भी स्टेटमेंट सही है। इधर से इधर गया तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इससे ही आया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा पॉलिप इज अ सेसाइल। पॉलिप जो है वो सेसाइल फॉर्म होती है, वो अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है ना। एंड अम्ब्रेला शेप, ये गलत लिखा हुआ है, अम्ब्रेला शेप नहीं होता है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ठीक है ना। यही हमारा आंसर आ गया इसका। फोर्थ में क्या कह रहा है कि मेडुसा इज अ फ्री स्विमिंग स्टेज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मेडुसा जो होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं इसको, तो सिलेंट्रेट्स के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा गलत है इसमें से। तरह की पॉलिप अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब होगा एसेक्सुअल, जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं, ये बात सही है, ठीक है। मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं, ये भी बात सही है। लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और पॉलिप स्थावर, स्थावर का मतलब होता है जो एक ही जगह पे रहे अपना, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्थावर। और जो मुक्त प्लावी होते हैं यानी कि जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं उन्हें मुक्त प्लावी कहते हैं। तो पॉलिप जो है स्थावर तो होता है, एक ही जगह पे रहता है, लेकिन छत्रीकार नहीं होता, ये बेलनाकार होता है। यहां पर छत्रीकार की जगह पे होना चाहिए था क्या? बेलनाकार, ठीक है ना। जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, और ये मेडुसा मुक्त प्लावी अवस्था होती है, ये बात सही है। तो इसका भी थर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फाइलम एसके हेलमिंथीज, यानी कौन सा इनमें से जो है वो एसके हेलमिंथीज में नहीं पाया जाता। यानी कहने मतलब ये हुआ कि एसके हेलमिंथीज का कौन सा विशेष लक्षण नहीं, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है बेटा। कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति, यानी कि एनिमल के शरीर को जो है लेटरली जो है यहाँ से ऐसे डिवाइड किया जाए तो राइट और लेफ्ट लेटरल साइड में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, उनमें कहते हैं आप कि उनमें बाई मतलब दो लेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग द्विपार्श्व सममिति के नाम से जानते हैं। तो ये है इनमें क्रिप्टोब्लास्टिक, यानी कि जो इनका जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो 3 जर्म लेयर से होता है, ये भी बात सही है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से इनकी बॉडी बनती है, तो ये स्टेटमेंट सही है इसके लिए।
स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें मीजोडर्म्स जो है वो डिवाइड तो होती है लेकिन पैचेस के फॉर्म में, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होती, पैचेस के फॉर्म में कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। यही बात सही है। और अनसिगमेंटेड है, यही बात सही है। सिगमेंटेड जो टर्म आएगा कहां से, एनिलीड से इंट्रोड्यूस हुआ। कह रहा है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण पाचन तंत्र है ना, अपूर्ण आहार नाल इनके अंदर पाई जाती है, ये गलत दिया हुआ है। पूर्ण जो या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये होती है प्लेटी हेलमिंथेस में। किसे कहते थे, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में या एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ना, वो ओपनिंग जो है वो माउथ की तरह से भी बिहेव करेगी और वही ओपनिंग जो है वो एनस की तरह से भी बिहेव करेगी, यानी कि कॉमन ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों तरीके से बिहेव करती है, उसे हम लोग कह देते हैं कि उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपूर्ण आहार नाल या पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये गलत है, इनमें पूर्ण होता है क्योंकि इनके शरीर में टू सेपरेट ओपनिंग होती है, दो अलग अलग ओपनिंग होती है, एक माउथ की तरह से काम करता है और एक एनस की तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले एनिमल्स थे ये, या पहला फाइलम था जिनके एनिमल्स में ऐसा पाया गया। ये स्टेटमेंट जो है वो थर्ड वाला गलत है। डायोसियस है, पहले एनिमल्स थे जिनमें, पहला फाइलम था जिनमें जो है वो मेल और फीमेल जो है वो बॉडी सेपरेट होती थी। डायोसियस यानी कि इसी के लिए एक और शब्द यूज करते हैं डायोसियस के लिए, क्या, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल डायोसियस कहिए या यूनिसेक्सुअल कहिए। ठीक है, तो 152 जो है इसका थर्ड आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इंसेक्ट की बॉडी, यानी इंसेक्ट मतलब जो कीट होते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है उसका एक क्लास है जिसे इंसेक्टा कहते हैं, जिनमें सभी इंसेक्ट रखे गए हैं। और अगर क्लास की बात की जाए, ये सबसे बड़ा क्लास है एनिमल किंगडम का, जबकि आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो इनका शरीर कह रहा है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है ना, तो इसी को कह रहा है कि कीटों का शरीर किसमें विभाजित होता है, तो सिर होता है, वक्ष होता है और उसके बाद एब्डोमेन होता है। तो सिर, वक्ष और सॉरी उधर एब्डोमेन, एब्डोमेन को जो है वो उधर कह रहा है। ठीक है ना, हिंदी में ये आंसर हो गया आपका कौन सा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, या इसी को आप हिंदी में बोलेंगे सिर, थोरैक्स को वक्ष बोलते हैं और एब्डोमेन को उदर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, ग्लैंड्स का डायग्राम है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द गिवन फिगर, यानी कि जो डायग्राम बना हुआ है इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन इससे कौन रिलेट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यानी कि बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय ग्लैंड्स का ये जो है डायग्राम है। तो इसमें से म्यूकस, गॉबलेट और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये तीनों जो है ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है उसका एग्जांपल जो है वो गॉबलेट सेल्स है, और गॉबलेट सेल्स रिलीज करती है म्यूकस। तो ये जो है ये दूसरे डायग्राम के लिए, जबकि ये जो मल्टी सेलुलर है वो कौन था, स्लाइवा, स्लेवरी ग्लैंड थी जहां से स्लाइवा का सिक्रीशन होता था। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो हिंदी में इसको लार ग्रंथि कहते हैं, लार ग्रंथि, और जो कि स्रावित करती है लार, यानी क्या, स्लाइवा। ये डायग्राम जो है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है, और इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत कथन बताना है हम लोगों को, कौन सा इसमें से गलत मैच है, कौन सा गलत मैच किया हुआ है। इधर दिया है कंपाउंड एपिथेलियम मेन रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है इनका मेजर काम होता है प्रोटेक्शन का, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर हो गई एपिथेलियल सेल्स की, तो उनका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। जबकि मेन रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ये जो होता है वो सिंपल एपिथेलियम का होता है, सरल उपकला का होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है कि एरियोलर टिश्यू सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम, बात सही है। ब्लड जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट दोनों आते हैं। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट कौन सा, फर्स्ट वाला। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये कौन से सॉरी कौन से गलत हैं। तो संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला क्या थी बेटा, जो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एपिथेलियल सेल यानी कि उपकला कोशिकाओं के मिलने से बने, जिसमें उनके एक से ज्यादा परतें हों, एक से ज्यादा लेयर हो। तो उनका मुख्य काम जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करने में होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर लिखा है श्रवण और अवशोषण में, ये जो काम था वो
पतली लेयर करती थी, या ऐसा कह लीजिए कि जब एपिथेलियल की एक ही लेयर, एक ही परत पाई जाए, जिसे हम लोग सरल उपकला कहते हैं, सरल उपकला। ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है, आपका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि इसने गलत जो है वो मिलान ही पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच, यहाँ पर भी गलत ही पूछा है, ठीक है ना, मैच किया गया है। कह रहा है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स, कौन सी, गॉबलेट सेल्स, बात सही है। गॉबलेट सेल जो कि हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। सलाइवा जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवा एक्सोक्राइन किसे कह रहे थे, ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं, ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, ये भी सही है। फ्यूजी फॉर्म फाइबर्स, तो फ्यूजी फॉर्म फाइबर जिनके दोनों सिरे जो हैं वो क्या थे, पेपर थे, जिनके दोनों सिरे जो हैं वो पॉइंटेड थे, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्यूजी फॉर्म। ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, ये भी सही है। कार्टिलेज को कह रहा है एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें कार्टिलेज और बोन है हार्ड वाले में, है ना, और ब्लड और लिम्फ जो है वो सॉफ्ट वाले में है या फ्लूइड वाले में, ठीक, फ्लूटी वाले में है, सॉफ्ट नहीं, फ्लूटी वाले में। तो ये जो है वो गलत है, कार्टिलेज वाला। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म मतलब जो जोड़े बने हुए हैं, गलत सुमिलित हैं, गलत मिलान से लिखे हुए हैं या बने हैं। तो एक कोश की ग्रंथिल कोशिकाएं जो है वो गॉबलेट सेल्स होती हैं। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि ये जो होती हैं इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाएं पाई जाती, है ना। जो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें नलिकाएं होती हैं, जबकि जो इंडोक्राइन होती हैं, जो इंडोक्राइन होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती। यहाँ पे एक्सोक्राइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इनमें डक्ट क्या होती है, पाई जाती है, जबकि इंडोक्राइन जो होती है उनमें डक्ट नहीं पाई जाती, डक्टलेस होती हैं। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थ्रू ब्लड होता है ना, इसलिए उनको इंडोक्राइन कहते हैं। ये हो गया, ये भी सही है। तुर्काकार तंतु, तुर्काकार मतलब ऐसे शेप में, है ना, जिनके दोनों सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, उन्हें कहते हैं तुर्काकार तंतु, है ना। तंतु मतलब होता है फाइबर, धागे जैसी संरचना। तो ये जो है वो चिकनी पेशियां होती हैं, ठीक। पेशियां तीन तरीके की पढ़ी हैं हम लोगों ने, कंकाल पेशियां हैं, चिकनी पेशियां हैं और हृदय पेशियां हैं। तो चिकनी पेशियां ऐसी होती हैं। उपास्थि, पस्थि बोलते हैं बोन को, उपास्थि बोलते हैं कार्टिलेज को। और ये जो होते हैं वो एरियोलर ऊतक नहीं है, ये आते हैं किसमें, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, संयोजी ऊतक में आते हैं। कौन, उपास्थि। आंसर आपका ये। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कहना ये चाह रहा है कि प्रोटीन की कौन सी संरचना होती है जो उसके एक्टिविटी यानी उसके कार्य करने के लिए, सक्रिय होने के लिए जरूरी होती है, वो कौन सी होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि प्रोटीन जो होते हैं कि जो है वो चार स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली। तो जो टर्सरी होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो दूसरे हो, वो टर्सरी रूप में ज्यादा एक्टिवेट मतलब काम करने के लिए सक्रिय होते हैं। क्यों, उनके अंदर जो है वो टिप साइट सक्रिय स्थल पाया जाता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि जैसे ऊन के गोले जो बनाए जाते हैं, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर लपेट दिए जाते हैं तो उनके बीच में ग्रुप बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिव साइट। किसी स्ट्रक्चर में था, टर्सरी में था। जबकि प्राथमिक क्या था, वो ऐसे धागे के रूप में पड़ा हुआ उलझा हुआ, उसे आप कह रहे हैं कि वो प्राइमरी है, ठीक है ना। और अगर वो स्पाइरली क्वाइल्ड हो गया है इस तरीके से, तो उसे आपने कह दिया क्या, वो सेकेंडरी है, ठीक है। और अगर ये दो से या दो से ज्यादा हो जाते हैं एक साथ, उसी को आप कह देते हैं क्या, क्वार्टरली। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला लगा हुआ है ये किसका, है ना। तो यहाँ पर 14 कार्बन है, और ये हो गया 15, और ये हो गया 16, यानी कि 16 कार्बन का। और 16 कार्बन का जो होता है वो कौन होता है, पामिटिक अम्ल। पामिटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन का फैटी एसिड है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इसका। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग को इसमें से सही बताना है स्टेटमेंट कौन सा है। कह रहा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स किन्हें कह रहे थे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसे आप कह रहे थे क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये गलत है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड जो है वो है माइक्रो, लेकिन पाया कहाँ दिया जाता है, उधर की तरफ, कहां पर,
इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, क्योंकि वो अकेले नहीं रहता, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ डिसॉल्व होकर के रहता है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल हैव अ कॉमन फीचर दैट इज मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। इस वजह से इनको हम लोग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जबकि जो मैक्रो यहाँ पाए गए थे उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा था। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में जो पाए जाते हैं उनमें ये फीचर सब में कॉमन था। एसिड इनसॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स नहीं, इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सॉल्युबल होना चाहिए था। ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका। और यहाँ पर कह रहा है कि एसिड सॉल्युबल पूल इज ड्यू टू मैक्रो। मैक्रो जो होते हैं वो कहाँ थे? इनसॉल्युबल में थे, इनसॉल्युबल में थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है ना, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है आपका। कौन सा? सेकंड। सही कथन को छांटना है हम लोगों को। अम्ल के विलेय अंश में जैव बृहद अणु, तो विलेय अंश में जैव बृहद नहीं मिलते, बृहद का मतलब बड़े मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वो अविलेय में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? अविलेय होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अम्ल के विलेय भाग में पाए जाने वाले यौगिकों की सामान्य विशेषता है कि इनके आणविक भार की परास 18 से इतनी होती है, 800 डाल्टन होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो विलेय थे ऐसे थे, जो अविलेय होंगे उनमें इससे ज्यादा होगी, है ना। अम्ल का अविलेय भाग केवल कोशिका अविलेय नहीं विलेय भाग होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहां पर अम्ल का विलेय की जगह पे अविलेय, यानी कि ये जो है दोनों जिगजैग मतलब ऊपर नीचे लिखेंगे, गड़बड़ है स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है इन द एल्वियोलाई डिसोसिएशन ऑफ CO2, अगर CO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के से, तो इसका मतलब एसोसिएशन किसका हो रहा होगा? O2 का हो रहा होगा। तो कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, तो ये किसकी वजह से होगा? इसको आप चाहे एसोसिएशन से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जब O2 का एसोसिएशन होगा तो CO2 का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। और O2 का एसोसिएशन कब हो रहा था, या उसका रिवर्स भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो O2 का एसोसिएशन तब होता है जब जब इसके रिवर्स कंडीशन हो जाए। क्या? PO2 जो है वो ज्यादा हो और पीएच ज्यादा हो, जबकि जबकि PCO2 कम हो, PCO2 कम हो, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम हो, और H+ आयन कम हो। तो इन 5 कंडीशन में, इन दोनों के बढ़ने पर और इन तीनों के घटने पर जो है वो O2 का एसोसिएशन और CO2 का डिसोसिएशन हो, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो ये कह रहा है कि कब होगा डिसोसिएशन, तो PCO2 इज हायर देन PO2 इज लो। इसमें तो जो है वो एसोसिएशन होगा, क्योंकि CO2 ज्यादा होगी ना, तो CO2 जब ज्यादा होगी तो जुड़ेगी ना कि टूटेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका। PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई, ये सही है, क्योंकि जब CO2 कम होगा तब जो है हीमोग्लोबिन से CO2 टूटेगा और उसमें एक्सेप्ट करेगा या उसको बाइंड करेगा, एसोसिएट करेगा किसको? ऑक्सीजन को। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहा है कि दोनों हाई है, कंडीशन हाई नहीं इसमें अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना, दोनों कम है, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, ये होगा। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। जो अपने यहाँ दिया है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दिया हुआ, तो वो ऑक्सीजन के लिए बात की हुई है, तो उसी से मैंने कोरिलेट कर दिया, मैं यहाँ पे गया ही नहीं इसमें। ठीक है ना, तो ये रिवर्स है। अगर CO2 डिसोसिएट होगा तो O2 का एसोसिएशन होगा। ठीक है, अगर इसका एसोसिएशन होगा CO2 का, CO2 अगर जुड़ेगी, CO2 अगर जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है O2 टूटेगी, यानी कि O2 का डिसोसिएशन होगा, जिसमें कर्व जो है राइट शिफ्ट होता था। किस कंडीशन में? इसके रिवर्स कंडीशन में, कि ये इसके ज्यादा होने पर, इसके ज्यादा होने पर और इसके ज्यादा होने पर और इन दोनों के कम होने पर जो है वो O2 का डिसोसिएशन होगा और CO2 का एसोसिएशन होगा, उसका जुड़ाव होगा। ठीक है ना, वो जुड़ेगा। डिसोसिएशन मतलब तो छोड़ना, टूटना उससे। कह रहा हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, तो 5 से 7%, 7% एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लाज्मा के थ्रू जो होता था 7%, और आरबीसी वाले प्लाज्मा के थ्रू 70%। वहां पर ज्यादा और यहाँ पर कम क्यों प्लाज्मा में?
किसी आरबीसी के प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है जो इसकी बाइंडिंग को एक्टिवेट करता है या कैटेलाइज करता है वो कहीं ज्यादा होता है क्वांटिटी में, जबकि वही एंजाइम की थोड़ी सी क्वांटिटी या थोड़ी सी मात्रा जो है वो प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा में भी पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो है वो 20 से 25% जो होता था वो किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका, CO2 का। तो कह रहा है कि गुणसूत्र मात्रा में कितना, 5 से 7%। कह रहा है क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्व्यूलर वॉल्स आर डैमेज इज, तो क्रोनिक डिसऑर्डर जो होता है वो किसमें होता है, इम्फाइसीमा में, इम्फाइसीमा में। जबकि अस्थमा जो था वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा था, सोथ की वजह, हिंदी में सोथ बोलते हैं इन्फ्लेमेशन को, उसकी वजह से हो रहा था। ठीक है ना। तो कह रहा है कि चिरकालिक रोग जिसमें कुटिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है कब होता है, या उस रोग को क्या कहते हैं, इम्फाइसीमा। कब होता था ये, किसको ज्यादा होता है, जो सिगरेट पीते हैं लोग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें ये पाया जाता है डिजीज। ठीक है। कह रहा है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर अ हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर पर मिनट, यानी कि नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में निःश्वसन या अंतःश्वसन की जाने वाली वायु का लगभग आयतन है। तो एक बीटिंग में या एक बार में जो है, इसे आप कहते थे टाइडल वॉल्यूम, टीवी कहते हैं, तो ये जो होता है वो कितना था, 500 ml था। और ये प्रति मिनट पूछा हुआ है, इसने पर मिनट पूछा है, और 1 मिनट में जो हम लोगों की रेट है ब्रीदिंग की वो है आपकी 12 से लेकर के 16 बार, है ना, 12 to 16 टाइम पर मिनट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। कह रहा है कि सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति जितना हवा जो है वो अंदर या बाहर करता है फेफड़ों से या शरीर से, उसे जो है आप टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो एक बार में 500 ml होता है, इन और आउट। ठीक है ना, 500 ml। तो और 1 मिनट में पूछा है तो कोई व्यक्ति सामान्य में, सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति जो है वो 12 से 15 बार सांस लेता है, इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये आपका माना जाएगा। कह रहा है कि ये दो कथन दिए हुए हैं, इन कथनों को, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है हम लोगों को। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो है बलपूर्वक निःश्वसन करने के बाद के पश्चात भी फेफड़ों में जो हवा वायु शेष रह जाती है ना, उसी को आप कहते हैं अवशिष्ट आयतन, यानी कि बचा हुआ आयतन। बात सही है ये। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, यानी कि जो अवशिष्ट आयतन है, ये लगभग 1100 से लेकर के 1200 होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है ना, कि जो नॉर्मल सामान्य स्थिति में जो है हम लोग जो ब्रीदिंग करते थे वो कितना था, टीबी था, कितना, 500 ml। फोर्सफुली नॉर्मली 500 इन करने के बाद, 500 ml हवा इन करने के बाद बलपूर्वक जो हवा और हम अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं उसे आप कह रहे थे IRV, जो कि कितना था, 2500 से लेकर के 3000 ml। ठीक है। इसके बाद जो है वो नॉर्मल एक्स करने के बाद, यानी कि नॉर्मल 500 हवा रिलीज करने के बाद, एक्सपायर्ड करने के बाद, जो फोर्सफुली, जो बलपूर्वक जो हवा हम बाहर की तरफ रिलीज कर सकते हैं उसे हम लोग कह रहे थे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना था, 1000 से लेकर के, सॉरी, हाँ, 1000 से लेकर के 1100 ml तक। जबकि ये डिफिनेशन जो है कि इसके बाद जो हवा रह जाएगी लंग्स में फोर्सफुल जो है एक्स करने के बाद भी, उसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो 1100 से लेकर के 1200 तक होती है। ठीक है ना, ये 4 ही वॉल्यूम्स है, इन्हीं के जो सम को जो है वो हम लोग कैपेसिटीज कह देते हैं। ठीक है ना, जिसमें इन दोनों के सम की कैपेसिटीज को हम लोग IC कह दे रहे थे, इन दोनों के टोटल को हम लोग EC कहते हैं, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इन तीनों के टोटल को हम लोग कह रहे थे वाइटल कैपेसिटी। इसमें अगर रेसिडुअल भी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है ना, तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट,
कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड। ब्लड के लिए आपको सही कथन के बारे में चयन करना है, क्या करना है इसमें। कह रहा है ब्लड हैज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है। एंड लिम्फ हैज आरबीसी, ये गलत लिखा हुआ है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ब्लड हैज डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसी, लिम्फ कंटेन नो ब्लड सेल्स, ये गलत लिखा है। ब्लड सेल्स तो होती है, कौन सी, डब्ल्यूबीसीज भी होती है, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिम्फ में, लसिका बोलते हैं लिम्फ को। ब्लड हैज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फ हैज डब्ल्यूबीसीज ओनली, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। तो कह रहा है लिम्फ हैज डब्ल्यूबीसी और आरबीसी लिखा है लिम्फ के लिए, ये गलत हुआ है। कह रहा है रक्त में डब्ल्यूबीसी होते हैं, बात सही है, लेकिन लसिका में आरबीसी होते हैं, ये गलत है। लसिका में आरबीसी नहीं पाए जाते, क्योंकि लसिका की परिभाषा ही क्या थी कि रक्त में से जब हम लोग लाल रुधिर कणिकाओं को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ भाग रह जाता है, उसके साथ प्रोटीन भी अलग करते हैं, बचा हुआ जो भाग रह जाता है उसे हम लोग लसिका कहते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती हैं, जबकि लसिका में कह रहा है कि रक्त कोशिकाएं नहीं होती, ये गलत है। डब्ल्यूबीसी भी तो रक्त कोशिका ही है, होती है। रक्त में आरबीसी का डब्ल्यूबीसी होते हैं, बात सही है। लसिका में केवल डब्ल्यूबीसी होते हैं, सही है, ठीक है ना। और लसिका में डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती हैं, लसिका में आरबीसी को दे रखा है इसमें, गलत हो गया स्टेटमेंट। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो पर मिनट क्या हम लोग पढ़े हैं कि वन, एक बीट में, एक कार्डियक साइकिल में वन कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड आउट होता है ना, या बाहर निकलता है, उसे हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, उसे कहते हैं आप स्ट्रोक, ठीक है ना। और एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, 70 से लेकर के 75, है ना, कार्डियक साइकिल पर मिनट। इसी का हम लोग मीन जो ले लेते हैं वो 72 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कहने मतलब कि पर मिनट ना, एक मिनट में ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आउट होता है या रिलीज होता है, उसी को आप कहते हैं कार्डियक आउटपुट, वही है आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये हो गया। कह रहा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ये डिफिनेशन है इसकी, है ना। कार्डियक आउटपुट की डिफिनेशन क्या है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, कार्डियक साइकिल 1 मिनट वाली, है ना, रेट से आपका हार्ट रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट रेट कितना है, 70 से 75 बीट पर मिनट। वो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml, मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्स जो है वो 5000 ml तक आता है, ठीक है ना। उसी को आप कहते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। इसमें कह रहा है कि हृदय निर्गत यानी कार्डियक आउटपुट, निर्गत मतलब बाहर निकलना, क्या होता है, एक मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा बाहर पंप की गई रक्त की मात्रा, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा है कि ह्यूमन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त ना, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी किधर फ्लो करता है, तो लेफ्ट एट्रिया, यानी कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, सही पूछा है इसमें, ठीक है। जबकि इनमें क्या गड़बड़ है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल ब्लड जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा। पहली बात तो कॉन्ट्रेक्शन गड़बड़ लिख रहा है, पहले शुरुआत ही गड़बड़ कर रहा है क्या, कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल जो ब्लड जाता है क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो वेंट्रिकल से जब अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड है यहाँ पर, तब ये सही होता है। और यहाँ से फिर इधर से इधर नहीं जाता ब्लड, यहाँ से बॉडी की किधर, लंग्स की तरफ जाता है ना, राइट वाले पार्ट से। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। राइट वेंट्रिकल टू एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से एओर्टा नहीं जाता, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये कह रहा है कि, और ये ऑक्सीजनेटेड भी नहीं था, ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल, नहीं, ये बात सही है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रिया में जाता है, ये बात सही है।
लेकिन ऑरिकुलर सिस्टोल में नहीं, ऑरिकुलर सिस्टोल में नहीं जाता, पैसिवली उधर से आ रहा होता है, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाता है जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि ईएस होता है तब। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है आपका, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है इसके, ठीक है। अगर अब मनुष्य में ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, तो आलिंदी प्रंकुशन के दौरान, यानी कि एट्रियल एट्रियल सिस्टोल एएस के दौरान बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया जाता है, यानी कि बाएं नीले में जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इन टिश्यूज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फेवर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। इनमें किसमें जो है सभी फेवर कर रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। कह रहा है ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में वियोजन, संयोजन नहीं, क्या वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, सभी द्वारा होता है सिवाय एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, तो कह रहा है कि निम्न PO2, हाई CO2 और हाई H+ कंसंट्रेशन, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये आपके फेवर करती है किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। इसके लिए डिसोसिएशन के लिए, जबकि लो टेम्परेचर जो है वो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, इसको, डिसोसिएशन के लिए सभी फेवर करती है, कौन सी, लो PO2। बताया आपको कि पी CO2 का ज्यादा होना, टेम्परेचर का ज्यादा होना और H+ आयन का ज्यादा होना, और PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होना, और जब H+ आयन बढ़ेंगे तो pH घटेगा। ये सभी कंडीशंस जो होती हैं वो डिसोसिएशन के लिए जो है वो फेवरेबल होती हैं। इनमें जो है CO2 भी दे रखा है यहाँ पर हाई, है ना, और ये भी लो दे रखा है, H+ कंसेंट्रेशन भी हाई दे रखा है, सभी दे रखा है, लेकिन गड़बड़ क्या दे रखा है, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होना चाहिए था यहाँ पर हाई होना चाहिए था, क्या है ये, लो। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब छोड़ना। इसको आपको याद होगा, ये कर्व जो आपका आता था, है ना, ये इस साइड शिफ्ट हो रहा था, किस साइड, इस साइड, नीचे की तरफ, राइट शिफ्ट, इन सब कंडीशंस में वही कंडीशन यहाँ पूछा हुआ है। Lungs are situated in airtight chamber which is close to the lower side, है ना, कि जो लंग्स हैं जो है वो क्लोज चैम्बर में यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर लोअर साइड में ये किससे इनक्लोज होते हैं, तो ये कौन सी साइड है या क्या है, ये दाया, नीचे की तरफ, ठीक है। कह रहा है इम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ये जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा होता है, यानी कि धूम्रपान से होता है। वात स्थिति एक चिरकालिक रोग है जो मुख्यतः निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है, धूम्रपान से होता है, ठीक है ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें ये ज्यादा पाया। All of the following are functions of conducting part of the respiratory passage। conducting path क्या बताया गया बेटा, कि जो नॉस्ट्रिल से लेकर के जो है वो टर्मिनल ब्रोंका, यानी कि एल्वियोलाई से पहले तक का जो ट्यूब है, जो ब्रांचिंग है, इसी को आप कहते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट, जो है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो आपने हवा अंदर ली है शरीर के अंदर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, है ना, तो उसके उस हवा का तापमान शरीर के तापमान के बराबर करने में सहायता करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ह्यूमिडिफाई द इंस्पायर्ड एयर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये जो है इसको ह्यूमिडिफाई करता है, ये भी सही है। कह रहा है ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करने का काम करता है, ये भी एक, ये जो है कनेक्टिंग पार्ट का ही काम है। तो कह रहा है कि डिफ्यूज O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर ये जो है वो इनका पार्ट नहीं होता, वो रिस्पिरेटरी वाले का पार्ट है, ठीक है ना, तो ये पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट पूछा था, तो ये जो है इसका काम नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। कौन सा, फोर्थ, मैंने सब में टिक कर दिया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो मैं सही कर रहा था कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अंतः शोषित वायु के तापमान को शरीर के तापमान तक लाना, ये जो है इसका काम है, ठीक है ना। ये जो चालन भाग था जिससे हवा आ और जा रही थी, उसका ये काम था।
अंतःशोषित वायु को आर्द्र बनाना, ताकि वो शरीर में रक्त में जो है वो आसानी से डिफ्यूज हो सके उसके तापमान में आकर, और धूल के कणों को निकालना। इसके अलावा जो पैथोजेंस हैं उनको भी जो म्यूकस की मेम्ब्रेन में चिपका लेना, ताकि जो है वो सही और फ्रेश एयर हमारे बॉडी ब्लड तक पहुंचे। ये काम जो है ये सिर्फ लास्ट में होता था, कहाँ, कोशिकाओं के द्वारा होता था। ये इनका काम नहीं है, ठीक है ना, इनका काम नहीं है। ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। कह रहा है द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि नॉर्मल एयर इन करने के बाद वो कितना वॉल्यूम था, वो 500 ml है ना, जिसे हम लोग टीवी के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो जो है 500 था। उसके बाद बलपूर्वक फोर्सफुली जो एयर हम लोग अंदर की तरफ ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्या, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना है 2500 से लेकर के 3000 ml, ठीक है ना, पर बीट, एक बार में। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलस कैपिलरी इज, तो टोटल थिकनेस कितनी होती है, तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई थी, है ना, यहाँ पर जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई है, और अंदर की तरफ ये बनी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसे हम लोग मीजोथेलियम भी कहते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, जिनमें इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो यहाँ पर लेयर थी इंटरनली, से हम कह लोग कहते हैं स्क्वेमस इंडोथेलियम। ये 3 लेयर हो जाती है, कौन कौन सी, मीजोथीलियम जो है वो एल्वियोलाई की, है ना, इंडोथीलियम जो है वो ब्लड वेसल्स की, और इनके बीच में जो है वो हो गई आपकी कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों की जो थिकनेस है मिला करके वो है लेस देन 1 mm, यानी कि 1 mm से कम, जिसके थ्रू जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, O2 अंदर की तरफ और CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो सबसे पूछ रहा है रिगार्डिंग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल चैम्बर ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में नेजल चैम्बर ओपन होते हैं। फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स, ये बात सही है आपका। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लंग्स सरफेस, लंग्स सरफेस का आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, बाहर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, याद है ना बेटे कि लंग्स के बाहर जो होती हैं वो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं। ये हम लोगों के लंग्स हो गए यहाँ पर, ये आउटर प्लूरा हो गई और ये इनर प्लूरा हो गई। तो कह रहा है कि आउटर प्लूरा जो है वो लंग्स के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, ये गलत है ना। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो रिब केस जो होता है उसके कांटेक्ट में होती है, जो बोन्स होती है उनके कांटेक्ट में, जबकि यहाँ पर आउटर की जगह क्या होना चाहिए था, इनर प्लूरा होना चाहिए था, इनर प्लूरा। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है स्पेस बिटवीन आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, प्लूरल इनर प्लूरा नोन एज प्लूरल कैविटी, हाँ इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं इस स्पेस, और इसमें भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, जो लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से, ठीक है। कह रहा है मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो नासा ग्रसनी में नासा कोष खुलते हैं, ठीक है, बात सही है, जो पोर होते हैं वो ग्रसनी में जाके खुलते हैं। ग्रसनी श्वास नली के माध्यम से कंठ में खुलती है, फेरिंक्स आगे की तरफ खुलते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें इसमें गलत क्या लिखा है, फेफड़े सीधे वाह जो लिखा है इसकी जगह पे अंतः होना चाहिए था, वाह की जगह पर अंतः होना चाहिए था, तब ये सही होता। ये गलत है स्टेटमेंट, यही है आंसर है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से जो है असत्य बताना है आपको। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, फिर से क्या, सेम है वैसे, बस लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है बात सर। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है ना। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, ये भी सही है, 9 कार्टिलेज के बनता है, जिसके 6 टाइप हैं, है ना, 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। जो हम लोग जो है सोलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड थिन कोलेजिनस लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कार्टिलेजिनस होना चाहिए था, यहाँ पर कार्टिलेजिनस होना चाहिए था, ये गलत है, कोलेजिनस लिखा हुआ है, इपिग्लोटिस कहते हैं, बाकी सब सही था, ये गलत लिखा हुआ है ना। जहां पर ये लिखा है ना कार्टिलेजिनस फ्लैप द्वारा, करा भोजन निगलते
समय घाटी एक पतले उपास्थि फ्लैप, यहाँ पे तो सही लिखा हुआ भाई साहब, कंठछद कहते हैं। कोई नहीं, इसमें जो हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उसमें जो है यहाँ पर ये बोनस हो जाएगा कि आप कोई और देख लें। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। लैरिंग्स एक उपास्थि पास्थिमय मतलब कार्टिलेजिनस। पास्थी, पास्थी लिखा हुआ कोलेजिनस, है ना, कोलेजिनस, ये गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें सही है। ड्यूरिंग जो है, जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ग्लोटिस जो है कैन बी कवर्ड बाई अ थिन फ्लैप, और वो जो फ्लैप होता है वो कोलेजिनस नहीं होता, कोलेजन का बना हुआ नहीं होता, किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। ठीक है, ये हो गया 75। अब आइए नेक्स्ट। A band of fiber present in myocardium which help in transmission of cardiac impulses from AVN. AVN क्या हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड टू वेंट्रिकल्स इज, तो क्या होता है भाई, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, है ना। जहां जो एएनएस कहाँ पे था, एएनवी, ये था आपके राइट एट्रिया, जो राइट एट्रिया चैम्बर था उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, नियर द एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। वहां से जो है ये ब्रांच चलती है इसकी एक साथ बंडल के रूप में, आगे चल करके इसके दो पार्ट हो जाते हैं, जिसे राइट बंडल और लेफ्ट बंडल कह देते हैं, इसी को मिला के बंडल ऑफ हिस कह देते हैं। फिर इनमें ये जो है वो वेंट्रिकल्स की वॉल में चले जाते हैं, और वेंट्रिकल्स की वॉल में जाने के बाद जो है ये जो है इनमें और थिन ब्रांची निकल जाती है वेंट्रिकल्स की वॉल में, जिन्हें कहते हैं पुर्किंगे फाइबर्स। इस तरीके से ये मैसेज को बाहर की तरफ फ्लो कराते हैं, वेंट्रिकल में फ्लो कराते हैं। Electrical activities of heart are measured by an instrument known as, किसके द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज काउंट की जाती है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वो मशीन है, जो उपकरण है, वो उस उपकरण कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिस मशीन के द्वारा ये बनाया जाता है ना, हार्ट बीट को या हार्ट रेट को, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बनाया जाता है, ये ग्राफ जो है वो बनता है किसके द्वारा, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, उसे आप कह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्टेथोस्कोप तो जो है वो साउंड के लिए होता है ना, ब्रीदिंग में, जो रेट को सुनने के लिए होता है। नहीं, नहीं, स्टेथोस्कोप क्या था, जिससे हार्ट रेट को सुनते थे, ठीक है ना। जबकि वहां पर क्या पढ़ा आपने, रिस्पायरोमीटर, किसमें, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में पढ़ा है रिस्पायरोमीटर। अब जो है कार्डियक सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू, किसके थ्रू करता है, तो कार्डियक सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट थे, एसएनएस और पीएनएस। एसएनएस जो होता था वो इंक्रीज करता था, और पीएनएस जो है वो डिक्रीज करता था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्डियक सेंटर जो होता है वो मॉडरेट होता है किसे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के द्वारा। मैचिंग करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ए और बी बताना है कि क्या है, ए और बी बताना है कि क्या है। कह रहा इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर 120 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। प्रेशर 80 जो होता था वो क्या था, ये सिस्टोलिक प्रेशर, ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। 120 जो था वो सिस्टोलिक प्रेशर था, और 80 जो था वो डायस्टोलिक प्रेशर था, यानी कि आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। जो 120 ऑब्लिग 80 जो mmHg प्रेशर होता है नॉर्मल, जिसे अब हम लोग जो है 130 ऑब्लिग 90 को भी नॉर्मली ट्रीट करते हैं आजकल डॉक्टर, है ना। तो ये 120 जो था ये क्या था, सिस्टोलिक प्रेशर था, और ये जो था वो क्या था, डायस्टोलिक प्रेशर। थर्ड आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, हाँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। पैरा हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट, एड्रेलिन, कहाँ से रिलीज होता है ये, एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, जिसे आप कह रहे थे क्या, एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में से जो है दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, उन दोनों को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कह देते हैं, और वो थे एड्रेलिन, या इसी को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं,
और दूसरा था इसमें नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वो हार्ट रेट को जो है स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फाउंड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये अगर लेयर आप हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है ना। और आर्टरीज में है ना, आर्टरीज में तीनों लेयर सेम है, बस उसकी थिकनेस, किसकी जो मिडिल होती है उसकी थिकनेस का डिफरेंस होता है। तो ये हो गई इंटीमा, है ना, ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा हो गई, ये हो गई मीडिया और ये हो गई एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना भी कह सकते हैं। दूसरी हो गई ट्यूनिका मीडिया, ये गलत लिखा हुआ है, और आखिरी हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है ना। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, हिंदी में भी यही बात कह रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि अंदर से बाहर की तरफ पूछ रही, अगर ये बाहर से अंदर की तरफ पूछती तो फिर इधर से इधर की तरफ हो जाता है, तब जो है इसमें नहीं उस तरह का ऑप्शन, तब ये पहले लिखा होता, फिर ये बीच में होता, ये लास्ट में होता। इसमें सही आप लोगों को मिलाना है डोनर को लेकर के। वो जो डोनर कंपेटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप है और डोनर कंपेटिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है आपको इसमें छोड़िए, इसमें कैसे मिलाएंगे, तो ए जो है ये डोनर कंपेटिबिलिटी किसको डोनेट कर सकता है, तो ए जो है वो ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड। थर्ड जो है वो 2 ऑप्शन में दे रखा है, बी दोनों में फर्स्ट है ना, यानी कि इसका तो ये हो गया, मिलाने की जरूरत भी नहीं है। सी और डी रहेगा, सी और डी में किसी एक को मिला दीजिए। तो ओ जो है, ये ए बी जो है वो, ए बी जो है वो क्या कर सकता है भाई, ए बी जो है डोनर कंपेटिबिलिटी, तो ए बी जो है वो सभी से ले सकता है और ओ जो है वो सिर्फ अपना ले सकता है ना। तो ये हो गया, सी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया सेकंड, इसी एक से मिला दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ट्यूनिका इंटीमा इन ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ। तो जो इनर लेयर थी वो बनी हुई थी किसकी, इंटीमा, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई थी, ठीक है ना। तो इसी जो इंटरनल लेयर थी स्क्वेमस एपिथेलियम, या इसी को स्क्वेमस इंडोथीलियम भी बोलते हैं, या इंडोथीलियम भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। यही अगर स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो जब आप एल्वियोलाई की बात करते हैं तो वहां पर इनके लिए टर्म यूज कर देते हैं क्या, मीजोथीलियम, है ना, सल की उपकला की बनी हुई, सल की उपकला की। जबकि जो मिडिल वाली थी वो मिडिल वाली जो थी वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई थी, इसके साथ इलास्टिन होता है। और जो बाहर वाली थी जो एक्सटर्ना थी वो बनी हुई थी किसके, कोलेजन्स के और फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज के बनी हुई थी। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का जो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, हार्ट रेट जो होता है वो 70 से 75 या मीन उसका 72 रख लीजिए, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, यानी कि हृदय निकास, स्ट्रोक आयतन और उसको गुना करना है किसके, हृदय दर से। कह रहा है स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं है, ये पूछना चाह रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो कह रहा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस इज कॉज ड्यू टू आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी, बिल्कुल बात सही है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जिसमें जो डोनर होता है वो आरएच पॉजिटिव, या ये यूज किया गया कहां पर कि अगर हस्बैंड जो है ना, मेल जो है वो आरएच पॉजिटिव है और उनकी पार्टनर यानी कि फीमेल जो है वो आरएच निगेटिव है ना। तो इस कंडीशन में जो है नेक्स्ट चाइल्ड में क्या हो रहा था कि फीटस में ही जो है आरबीसी रैप्चर कर जा रही थी, इसी को हम लोग कहते थे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो ये बात जो है सही है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल बात सही है कि इसमें जो है वो डब्ल्यूबीसीज थी,
है ना। और WBCs में भी जो है वो लिम्फोसाइट्स मेन यहाँ पर ये आपके पाए गए यहाँ पर। द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज नॉर्मली 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। इसलिए 1 मिनट में जो है वो टोटल कितने 75 कार्डियक साइकिल, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे उसी को हम लोग 70 से 75 मान लेते हैं। हार्ट फेल्योर इज सेम, ये गलत दिया हुआ है। हार्ट फेल्योर जो है वो नॉट सेम है किसके हार्ट अटैक के, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें, ठीक है ना। हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम होना चाहिए था एज हार्ट अटैक, इसने यहाँ पे सेम लिखा हुआ, लिखा है हृदय पार हृदय घात के समान ही होता है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का, मोलस्का का फीचर नहीं है ये कह रहे हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अनसिगमेंटेड एनिमल्स हैं, बात सही है। दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी बात सही है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर फेदर्स लाइक गिल्स, बात सही है। विच आर प्रेजेंट इन विसरल हम्प लिखा है, ये गलत है। यहाँ पर मेंटल कैविटी होना चाहिए, यहाँ पर मेंटल कैविटी होना चाहिए, ठीक है ना, ये सही है। और ये ठीक है कि स्टेशन इसमें दोनों गलत, सिर्फ ये पोजीशन कहाँ पाए जाते हैं ये गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। कह रहा है कि बाकी सही है कि द्विपार्श्व सममिति होते हैं, इनके शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। त्रिकोर की होते हैं यानी 3 लेयर से डेवलप हुए हैं। प्रगुही होते हैं, ये भी बात सही है। अखंडित जंतु हैं, अनसिगमेंटेड है, ये भी बात सही है। ये प्राय एक लिंग प्राय लिखा है, बिल्कुल सही है। अनप्रजक होते हैं, अंडे देते हैं। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी कि इन अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो देखने में जो है वो अपने बड़ों के जैसे नहीं होते, कुछ समय बाद वो जो है उस रूप में बदलते हैं, यानी कि लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, ये भी बात सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनके सही हैं। इनमें ये ठीक है कि पंखों जैसे गिल श्वसन अंग होते हैं, ये बात सही है यहाँ तक, ठीक है ना। जो अंतरंग कुकुट जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पर मेंटल जो है गुहा होना चाहिए था, मेंटल कैविटी होना चाहिए था, है ना। और बाकी ये ठीक है, ये श्वसन और सर्जन दोनों में सहायता करते हैं, सिर्फ ये गलत लिखा हो जहां पाए जाते हैं। कह रहा है ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है आपका, इसमें ये जो है ये है आपके कोलेजन फाइबर्स, ये जो है वो कोलेजन फाइबर्स, ये जो है कोलेजन फाइबर यहाँ भी दिया हुआ है, कोलेजन फाइबर यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कि यहाँ पर कौन है भाई, कॉन्ड्रोसाइट्स है, कौन सी है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो ये हो गई सेल्स आपकी, ठीक है ना, ये हो गई कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। डायग्राम है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, जो केवल मेल कॉकरोच में पाया जाता है, क्या था एनल एनल स्टाइल, ठीक है ना, सिर्फ मेल कॉकरोच वगैरह। एनल सरसा ये तो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, बल्कि आर्थोडियल मेम्ब्रेन जो है ये भी दोनों में होती है, मेल फीमेल में। काइटिनस एक्सोस्केलेटन में मेल फीमेल दोनों में, सिर्फ मेल में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल नर कॉकरोच में ही पाई जाती है, तो वो है एक जोड़ी छोटे धागों जैसे कूदा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हम लोगों को जो है वो इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है स्टेटमेंट इसमें से, ठीक है ना। तो कह रहा है all the carbon compounds obtained from a living tissue are termed as biomolecules, जितने भी जो है जीवित ऊतक से प्राप्त सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, ये इनकी डिफिनेशन है। ह्यूमन बॉडी सल्फर इज लेस एबंडेंट देन कैल्शियम, सल्फर जो होता है ये कैल्शियम से कम होता है, लेस एबंडेंट देन कैल्शियम, ये भी बात सही है, ठीक है ना। कह रहा है इन अ सेल, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर, ना ना मोर नहीं, है ना, लेस होना चाहिए था, मोर एबंडेंट देन प्रोटीन, यहाँ पर लेस एबंडेंट देन प्रोटीन होना चाहिए था। प्रोटीन जो थी वो आपकी 10 से 15% होती है ना। और जबकि ये जो थे वो आपके बहुत कम थे, कितने, ये थे आपके 3%, कौन से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 3% होते हैं, ये 10 से 15 होते हैं,
ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, यही हो जाएगा। लिपिड्स जो है वो फाउंड इन एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एक्सेप्शनल केस में आता है लिपिड, ठीक है ना, ये बात भी सही है। एक कोशिका में प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं, नहीं, कम होते हैं, ठीक है ना, ये गलत है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनमें से आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। कह रहा है कि एसेंशियल ऑयल्स जो है लेमन ग्रास ऑयल होते हैं, बात सही है। एल्केलॉइड्स जो है वो मॉर्फिन और कोडीन होते हैं, ये भी बात सही कह रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर है, गम्स हैं, ये नहीं होता भाई, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, सेलुलोज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सेलुलोज, ठीक है ना। जबकि ये जो है आपके रिसिन जो है वो किसमें आते थे, ये आते थे आपके टॉक्सिन, ये किसमें आते थे, टॉक्सिन, टॉक्सिन्स में आते थे, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, यानी ये आंसर हो गया आपका। बाकी पिगमेंट जो है वो कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन्स, ये बात सही है, ये गलत है, रिसिन गलत दिया हुआ है, इसकी जगह पे सेलुलोज होता तब ये सही हो जाता। ये किसमें आते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस टाइप के हैं, टॉक्सिन्स। कह रहा है डॉक्टर सजेस्टेड नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड टू अ कपल इन केस, कब, जब मेल आरएच पॉजिटिव हो, मेल आरएच पॉजिटिव हो और फीमेल आरएच निगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मेल पॉजिटिव और फीमेल निगेटिव जब होती हैं तब ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। कह रहा है एक डॉक्टर एक दंपत्ति को एक से अधिक बच्चा पैदा नहीं करने की सलाह देता है, ये जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें से है, ठीक है ना, या अभी भी है कि सलाह देता है। या किस स्थिति में होता है, तो जब नर जो है वो पॉजिटिव हो और मादा जो है वो आरएच निगेटिव हो, तब ये सलाह देते हैं। है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, जिससे बचने के लिए जो है फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के इमीडिएट लिखा हुआ है, उसे टाइम 72 होता है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर जो है वो इंजेक्शन देना होता है, एंटी डोज देना होता है मदर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इनकरेक्ट। कह रहा है मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere, pressure gradient जो होता है इनके बीच में। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber, contraction of external intercostal muscles, EICM, external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum causing, ओ ये गलत है भाई साहब, डिक्रीज नहीं होना चाहिए था ना, इंक्रीज। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो रिब्स जो है वो लिफ्ट होंगी ऊपर, बाहर और ऊपर की तरफ, बाहर और ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो है वो डिक्रीज नहीं करेगी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये गलत है स्टेटमेंट, आपका गलत ही पूछा हुआ है इसमें, है ना। हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है ना, और इसको हम लोग जो है वो स्पायरोमीटर से जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है। कह रहा ना कि वाय अंतरापरसुक पेशियों के संकुचन से पसलियां पसलियां तथा उरोस्थि यानी कि स्टर्नम ऊपर उठ जाती हैं, बाहर और ऊपर की तरफ चल देती हैं, जिससे वक्षी गुहा के आयतन में कमी नहीं आती, अधिकता आ जाती है, अधिक हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब इसमें सही है, गलत ही बताना है आपको। कह ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ओरिजिन हो गई आपकी कहां से, एसए नोड, ठीक है, एसए नोड दो ऑप्शन में है। एसए नोड से गया नहीं, पुरकिंजे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एबी नोड जाएगा, एबी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज और लास्ट में जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। एसए नोड से एबी नोड, फिर उसके बाद हिज के बंडल और वहां से पुरकिंजे तंतु, ये कंडक्शन का पार्ट हो। कह रहा है कि स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है, द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, जो उदरीय पेशियां अंतः शोषण व निशोषण की क्षमता को उदरीय पेशियों की सहायता से बढ़ाया जा सकता है, ये बात, ये कथन जो है वो सही है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इस हिस्से पे जो है वो इंक्रीज कर देता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये भी कथन सही है, स्टेटमेंट सही है, यानी कि
बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन, तो किस फॉर्म में, जो हीमोग्लोबिन है आपका, ये हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को बाइंड करता है और बनाता है HbCO2, कार्बा एमाइनो, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म इन आरबीसी, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। जबकि ये लिखा है ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ, ये तब होगा जब ये हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर लेंगे किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तब इसे कहते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं तब जब ये इसको बाइंड कर लेता है तब, जबकि कार्बा एमाइनो कहेंगे जब वो CO2 को बाइंड करेगा तब, कितना 20 से 25%। और जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जोड़ना इसको ये है, एफिनिटी ये दिया है 20 से 25% ग्रेटर होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से इसके बाइंडिंग की एफिनिटी जो है ना, वो 200 से 300 टाइम्स अधिक होती है। यानी कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये जुड़ना इसको चाहेगा, जोड़ना चाहेगा, ठीक है ना, किससे, CO से, कार्बन मोनो से। फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस रिड्यूसेस बाई, तो फ्रिक्शन जो है वो लंग्स सरफेस पे रिड्यूस की जाती है किसके द्वारा, तो प्लूरल फ्लूइड बिटवीन द डबल लेयर्ड प्लूरा, है ना, तो जो इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसके द्वारा जो है फ्रिक्शन की सतह जो है वो कम की जाती है, ठीक है। रिसीड्यूअल वॉल्यूम हो गया 1100 से 1200, यानी ए का हो गया सेकंड, ए का हो गया सेकंड, सेकंड, ए का हो गया सेकंड, सिर्फ एक ऑप्शन में हो गया, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन में। अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू, और भी बता देता हूं उसमें, चलिए, ये हो गया 11 से इतना। उसके बाद कह रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दिया है और दिया हुआ है फंक्शनल रिसिडुअल, फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी आपका हो गया ये, इसको जोड़ना पड़ेगा अब आपको, ठीक है ना, EC, भाई साहब, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आप, और ये हो गया वाइटल कैपेसिटी, और हो गया वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी हो गया आपका फर्स्ट, है ना, TB IRB और EB को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल हो गया RB और ERB, और क्या रह गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो होता है टीबी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी TB प्लस ERB, तो ERB जो था वो 1000 से लेकर के 1100 था, और ये कितना था 500, सम करेंगे तो 1500 से 1600 आएगा, यानी किसका हो गया ये, ठीक है। कह रहा है अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इन मच हायर एज कंपेयर टू O2, बात सही है कि O2 से ज्यादा एफिनिटी रखता है, ये O2 से ज्यादा CO2 से जो है वो एफिनिटी रहती है इसकी। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन ऑफ O2, तो ये जो है बोथ जो है एसेसन और रीजन 2 है, और ये इसका मेन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, 78 का। नेक्स्ट कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव ब्लड, तो राइट एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करता है किससे, वेना कावा से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। कह रहा है विच वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा, तो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा से वापस आने में कहां पर, वेंट्रिकल में, तो कौन प्रिवेंट करता है, सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं वो पल्मोनरी एओर्टा पर लगे हुए थे, और लगे हुए थे आपके सिस्टेमिक एओर्टा पर, ठीक है ना, ये था किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में, और ये था आपके राइट वेंट्रिकल में, यहां से ब्लड जाना था लंग्स की तरफ, और यहां से जाना था बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया पेपर है, आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टेस्ट में।